सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों को दीपा माहेश्वरी का और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। दीपा, कैसा चल रहा है? जी मैम, बहुत दिनों के बाद आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है जब हम अपनी सखियों के पास, अपनी सखियों के बीच वापस आए हैं। और वापस क्या मतलब, यहाँ मैं बनी हुई थी, कार्यक्रम सुन रही थी सखियों के साथ। हम रहते ही हैं, लेकिन जो स्थितियां चल रही हैं उसमें कुछ ऐसी स्थिति नहीं बन पाई कि भाई दीपा आ सके, लेकिन बड़े दिन बाद आई हैं। और इस दौरान बहुत सारे लोगों के अलग अलग अनुभव हैं दीपा, है ना? और सबके अपने ढंग के अनुभव हैं। और हमें लगता है कहीं ना कहीं चूंकि प्रकृति में बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है, तो हमारे अंदर भी बहुत कुछ हुआ है। जी मैम, सभी में देखा, सभी में ये अंतर देखा, कुछ हमने भी देखा, कुछ लोगों में भी हुआ। जैसे कि बहुत सब लोग कहते हैं ना कि भाई परेशानी कोरोना की वजह से तो आई ही, साथ में आर्थिक संकट भी लेकर आई और परेशानियां भी, कुछ अपनी अपनी सबकी मुश्किलें थी, लेकिन बहुत सारे सकारात्मक बदलाव भी आए सभी लोगों में। अपने अपने नजरिए पर निर्भर करता है कि हम किस चीज को कैसे देखते हैं। कुछ लोग वाकई परेशान हुए, परेशानी तो सभी के साथ थी, लेकिन क्या हम उस जो ये परेशानी के दिन है, आपातकाल है, उसको क्या अवसर में बदल सके, या जो भी संघर्ष का दिन है हम उसके बारे में भी कुछ सोच सके कि हमने इससे क्या पाया, या इसको एक कह सकते हैं ना कि चुनौती के रूप में जब हम लेते हैं किसी चीज को, तो जाहिर है बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जी जी, जैसे हमें भी लगा और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगा रेणु जी कि धार्मिक स्तर पर बहुत बदलाव आए हैं अब सबके अंदर। जैसे क्योंकि संकट आने लग गए, तो जब संकट आता है ना तो हम थोड़े धार्मिक हो जाते हैं, हमें थोड़ी आस्थाएं हमारी बढ़ जाती है ईश्वर के प्रति। वैसे हमेशा होनी चाहिए, लेकिन इन दिनों में देखा कि सभी लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ सकारात्मक वीडियोस देखने लग गए। तो जब हमने भी देखा तो अच्छा लगने लगा, वो सुनना अच्छा लगने लगा। और आस पड़ोस में भी देखते थे कि कहीं कहीं पे कभी कभी सुनाई दे जाते थे, सुबह सुबह कहीं पे गीत चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, तो वो अच्छा लगता था वो माहौल। और दूसरा ये है कि शरीर का सब लोग बड़ा ध्यान रखने लग गए हैं आजकल। बिल्कुल, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम, व्यायाम करते हैं लोग। और जाहिर है कि उसी के साथ साथ जब हम शरीर का ख्याल रखने की बात आती है, तो ये जो सबसे पहले तुमने कहा ना दीपा की धार्मिक भजन वगैरह हो रहे हैं, तो जैसे हमने कल रसों की बात की, तो ऐसा नहीं कि भजन या धर्म की अगर बात है सिर्फ इसलिए, उनका उसका संगीत कुछ ऐसा होता है कि मन में एक भक्ति का भाव आता है, एक शांति मिलती है, एक आत्मिक शांति मिलती है। तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम किसी धर्म से जुड़े। जब भी हम भजन सुनते हैं या उसका सिर्फ संगीत भी हम सुनते हैं ना, तो उसकी संगीत की संरचना इस तरह से की जाती है कि मन शांत हो जाए और एक बड़ा सा पवित्र सा वातावरण बन जाए घर के अंदर, है ना? उस संगीत की तरंगे ही कुछ ऐसी होती हैं। हाँ बिल्कुल जी। और वहीं जब खान पान की बात आती है, तो हमने जब बाजार का खाना छोड़ दिया, जिसको आजकल कहते हैं, वो खाना छोड़ा, तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप अच्छा होने लगा। और जब मौका जिसको जहां जैसा मिला, उसने अपने ढंग से प्राणायाम, योग, टहलना आदि सब किया, क्योंकि अब समय है तो लाओ कुछ अच्छा कर लेते हैं। और भौतिक स्तर पे भी देखें ना रेणु जी, अब ऐसा लगता है कि कमी तो किसी भी चीज की नहीं है। पहले कैसे होता था, हम हर चीज में, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कहीं अगर जाना है, एक छोटे से फंक्शन में भी जाना है, तो हम बोलते थे कुछ अच्छा तो है ही नहीं हमारे पास, है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या मतलब। और अब ऐसा लगता है अरे इतना सारा तो है, इतना सब कुछ तो है, और पहनने के लिए इतनी सी चीजें चाहिए। कुल मिला के ऐसा लगता है कितना सादा हो चुका है जीवन, और थोड़ी सी चीजों में ही काम बहुत आसानी से हो रहा है। यानी कि हमारी आंखें अब एक तरह से अगर हम चाहें तो कि खोल सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या हमने अतिरिक्त जमा कर रखा था, और बहुत सारी और भी चीजें हैं। लेकिन दीपा, आज हम अपने कार्यक्रम में सखियों को बता दें कि हम झलकी भी सुनवाने वाले हैं कागज के जेवर, और वहीं हम सद्भावना दिवस है आज, उसकी पहले तो हम बधाई और शुभकामना देते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक अच्छा सा प्यारा सा पहले गीत सुनते हैं और फिर उसी पर बात करेंगे, है ना? तो चलिए सुनते हैं ये गीत। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। अच्छा? मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। बाप रे! सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ,
जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ। जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। तो हरि नाम को जाप के गंगा जल पी लेना। अरे हरि नाम को जाप के गंगा जल पी लेना। पीकर फिर आराम से प्राणी जुग जुग जी लेना। यदि फिर भी ना मिले तुझे आराम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तेरी दिल लगी हाय हाय हाय, एक आँख ना भाई भाई भाई। तेरी दिल लगी हाय हाय हाय, एक आँख ना भाई भाई भाई। मुझे रोग भारी है बड़ी बेकरारी है। जब दिल धड़कता है जैसे डंक लगता है, जिया तलमलाता है, रब याद आता है। तेरी दिल लगी हाय, एक आँख ना भाई। है बुरा आंख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना। है बुरा आंख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना। सुरमा बांबू शाह खबर आंखों में जी लेना। यदि फिर भी हो वही सुबह हो शाम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। हे राम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। आवाज दूं किसको, कोई थाम ले मुझको। बेचैन फिरती हूँ, उठती हूँ गिरती हूँ। एक सांस आती है, एक सांस जाती है। हे राम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। अरे जटाधारी के नाम बाल के एक रस्सी लेना। जटाधारी के नाम बाल के एक रस्सी लेना। और गले में फंदा डाल के हर दुख से छुट्टी लेना। यदि फिर भी ना बने तेरा काम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। नहीं मौत भी आती, तुझसे है घबराती। नहीं मौत भी आती। तुझसे है घबराती। मैं हूँ क्या बुरी ऐसी, जानू क्या मैं परदेसी। हाय हाय तेरे ये दिल धड़का। फिर नाम ले ईश्वर का। अर्जुन 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 मेरे अर्जुन 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 मेरे अर्जुन अर्जुन। रह जा यही उलझन,
अभी जाके बाजार से भगवा चुनरी ले आना, अरे अभी जाके बाजार से भगवा चुनरी ले आना। त्याग के फिर संसार को प्राणी बन में बस जाना, यदि फिर भी तू फिरे दिल को थाम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। भाई जी, ये स्थिति जी। जो आजकल है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है और हमारे लिए पाठ लेकर आया है कि हमें ज़िंदगी किस तरह से जीना चाहिए। एक बार हमें फिर से बता दिया गया है कि हम कुछ झंझावात में फंस गए थे बीच में और बहुत उथल पुथल हो गई थी, तो एक बार फिर से हम सहज सरल सामान्य से ज़िंदगी अगर जीने लगे तो कितना अच्छा हो। जी, आप जैसे पहले बता रही थी ना रेणु जी कि आज 20 अगस्त को हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते जी हैं। हाँ, आज पूरा देश देश भर में। मनाता है और कौन नहीं जानता। जी। और बिल्कुल राजीव गांधी जी की अगर हम बात करें तो 1984 से लेकर 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, 6वें प्रधानमंत्री थे देश के। जी। और उसके साथ साथ सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए और जिस स्थिति में उन्होंने देश की बागडोर संभाली वो कौन नहीं जानता। बड़ा जी। मुश्किल दौर था, लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत सारी उन्होंने जो नए नए चीजें लेकर आए, जो आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो भी उन्हीं की देन है। वहीं उन्होंने ये 5 दिन का जो सप्ताह किया सरकारी, उसमें वो भी उन्हीं की देन है। जी। ये उन्हीं का विचार था। और युवाओं के लिए, या यूं कहें कि वोट देने की जो उम्र सीमा जो थी 21 वर्ष से 18 वर्ष की, तो एक युवा प्रधानमंत्री जब बनता है तो किस तरह से उसकी सोच है वो सामने दिखाई पड़ी उनके बनने के बाद, और एक निर्णय लेने की क्षमता, और जिस तरह से उन्होंने कुछ चीजें जो तब्दीली की जो आज भी जिसका फायदा हो रहा है और जिसकी जरूरत थी, समय की मांग जी, थी, जी। तो वो बहुत जरूरी थी। लेकिन सद्भावना दिवस के रूप में जो हम मनाते हैं वो वाकई एक यूं कह सकते हैं कि वैसे तो रोज की जरूरत है, लेकिन एक दिवस मना लेने से हम फिर से संकल्पबद्ध हो जाते हैं कि हाँ, हमें सबके साथ मिलजुल कर बड़े प्यार से रहना है एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए ना। जी, अब अगर हम एक नॉर्मल भाषा में बोलें, अगर सामान्य भाषा में, कि सद्भावना का अर्थ क्या है, ये सीधी सी बात है कि एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना। बिल्कुल। तो अब हमारे देश में सामुदायिक समरसता बनी रहे, राष्ट्रीय एकता तो बिल्कुल बनी रहे, और लोगों में आपसी लगाव को बढ़ाने के लिए हम ये दिन हर साल इसको मनाते हैं। बिल्कुल। जी। और देखिए ना, इस कोरोना काल के संकट वाले दिनों में जब हम सब ने किसी न किसी रूप में मुश्किलों का तो सामना किया ही है, तब एक ऐसी पवित्र भावना को हम सब में बढ़ाने की आवश्यकता और अधिक हो गई है। बिल्कुल महसूस होने लगी, क्योंकि जो लोग अकेले रह रहे हैं या जिनके पास बहुत सारे संसाधन बहुत कम हैं, नहीं है संसाधन, उनके लिए दिक्कतें ज़्यादा थीं, या जो अपने घर से कहीं दूर थे और अचानक से इस तरह से लॉकडाउन की स्थिति आई तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था। और जैसे आर्थिक स्थिति की बात दीपा कह रही हो, उसमें भी अगर कोई बीमार पड़ गया या कुछ हो गया तो वो भी बड़ी विषम स्थितियाँ थी। तो ऐसे में अड़ोस पड़ोस की ज़रूरत पड़ी, या किसी ऐसे की भी ज़रूरत पड़ी जिससे आपने कभी बातचीत नहीं की थी। तो सद्भावना अगर मन में नहीं हो, एक भाईचारे की भावना नहीं होगी, तो ये सब संभव ही नहीं है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। या कुछ नहीं तो एक हम जो फोन कॉल भी कर लेते हैं, बहुत दूर हमारा कोई मित्र है या नहीं जानते जिसको कभी बात नहीं हुई, लेकिन चलिए आज हम ऐसा कुछ करते हैं सखियों कि हम सोचिए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है आपका रिश्तेदार, जानने वाला, या आपके बच्चे का मित्र जो अकेला कहीं है, उससे बात करके देखिए फिर कितना अच्छा लगता है। तो सद्भावना ऐसा शब्द है जो कहते हैं ना कि एक अच्छी भावना रखना किसी के लिए, जो अपने शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो सद्भावना, तो एक प्यारी सी भावना लेकर अगर हम एक दूसरे से मिलें, अब किसी से भी मिले तो ये ना सोचे कि नहीं इसके पीछे जरूर कुछ राज है या कुछ तो इसके मन में छुपा हुआ कुछ रहस्य होगा, ऐसा तो नहीं, ये क्यों मिल रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा है हमसे, ऐसा मत सोचिए। हर कोई खराब नहीं होता है। मन आप अपना खुला रखेंगी तो जाहिर है कि जो सामने वाला होगा वो भी बड़े प्यार से आपसे मिलेगा। जी, यानी कि सोच में भी बदलाव की जरूरत है, और थोड़ा सकारात्मक तो इन दिनों सभी हुए हैं। कुछ मतलब सब में एक नर्म स्वभाव तो सब में देखा है एक दूसरे के प्रति। और आगे ये है कि जब हम सब भिन्न भिन्न रंग रूप लेकर जन्म लेते हैं रेणु जी, अलग अलग परंपराओं और संस्कृति के बीच हम सब पलते बढ़ते हैं, और
कभी-कभी हम बोलचाल में नहीं कह देते हैं कि अरे आप कहाँ से हैं? तो हम कह देते हैं मैं साउथ से हूँ, मैं नॉर्थ से हूँ। हम कहीं से भी हों, देश के किसी भी हिस्से से हों, मानव जाति तो एक ही है। बिल्कुल। और इस एकता का विकास करने के लिए हम सब में सद्भावना का विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल। है। और जैसे कि हम बराबर कहते हैं कि केवल प्रांत में हम क्यों फंसे, भाषाओं में क्यों फंसे, जी। जाति में क्यों फंसे या धर्म में क्यों फंसे, वैसे ही अगर हम सिर्फ बात करें तो हम देश से भी अगर ऊपर उठकर सोचे तो क्या ही अच्छा होगा। जी। जो अक्सर हम बात करते हैं ना, जैसे तुमने कहा कि हम तुरंत पूछते हैं कि किस राज्य से हैं हाँ, आप, जी। तो अक्सर हम ये भी पूछते हैं अच्छा दीपा नाम बताया, आगे क्या लिखती हो। तो ये जो भावना है इसको छोड़कर कहीं क्या हम बढ़ सकते हैं? एक बार सोचिए तो आप देखिए, बिल्कुल बढ़ सकते हैं हम। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि हम ये जाने कि सामने वाले का जो नाम है उससे कुछ जाति पता नहीं चल रही है भाई, तो इसका सरनेम पूछ लेते हैं। तो जी, ये सब जी। चीजें छोड़ दें। और वसुधैव कुटुंबकम तो हमारी परंपरा है, भारतीय जी, संस्कृति जी। की एक बहुत मूल अवधारणा है। तो अगर हम इसको बराबर अपने जहन में रखेंगे तो कितना अच्छा होगा। जी। और जब यहाँ जैसे इसकी कमी आ जाती है सद्भावना की या आपसी प्रेम की जो हम बात कर रहे हैं, तो शंकाएं मन में बढ़ने लग जाती हैं। बिल्कुल। और जब शंकाएं बढ़ती है तो फिर धीरे-धीरे कहीं डर, भय सा उत्पन्न होने लग जाता है। हाँ बिल्कुल, वही जैसे हमने कहा ना कि सामने वाला है तो हम सोचते हैं कि ये क्यों मुझसे मिलने आया है, इसने फोन जी। आज क्यों किया। जी। अभी आप खुद भी अगर किसी को, जैसे हमने कहा, हमने आपसे आग्रह किया सखियों कि आप फोन कर लीजिए, तो हो सकता है कि आपके वो साथी के मन में आए कि क्या हो गया, ये 5 साल बाद इन्होंने फोन क्यों किया हमको, ऐसा तो नहीं कुछ पैसे जी। की जरूरत है, तो उसके लिए तैयार रहिए आप। है ना? और ये जैसे आप ये बात बता रही तो एक किस्सा मुझे याद आया, कल ही की बात है। हमारे जहाँ हम रहते हैं जी। उस परिसर में मित्र हैं हमारी, तो उन्होंने बहुत शाम देर रात थोड़ा फ़ोन करा। हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ थी, आप पता नहीं चल रहा, हम आपको बार-बार फ़ोन लगा रहे थे। तो कहने लगी अरे क्या हुआ कि उनके कोई बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, जी, जी। जिन्हें वो बहुत ज़्यादा जानती नहीं है, लेकिन किसी एक परिवार में एक जो वृद्ध पति पत्नी ही रहते हैं, जी। तो जो पति हैं उनका कल देहांत हो गया और कोई था ही नहीं आसपास उनके पास, उनके बेटे बहू वगैरह जो भी थे घर के सब दूर रहा करते हैं। तो जब तक कि वो आते तो मेरी ये मित्र वहां चली गई थी उनके घर की, कैसे क्या करेंगे अब ये लोग, किस तरह से बना करें, देना, एक ढांढस बना कोई देंगे। होता है तो क्या ही अच्छा होता है। जी। और बस इसी तरह के ये जो प्रेम की भावना है ये बस बनी रहे, ताकि आपस में जो प्रेम की जो शक्ति है वो बनी रहे, और इससे सब कुछ संभव हो जाता है रेणु जी। क्योंकि प्यार की जो भाषा है वो बेजुबान होती है, और पशु पक्षी भी तो देखिए ना कितना बखूबी समझते हैं इस भाषा को। समझते हैं, और हम मानव भी समझते तो जरूर हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो बोला ना कि बड़ी अच्छी सी चीज है प्यार से रहना, सद्भावना से रहना, या कुछ पुरानी बातें भूल जाना। तो अगर आपके मित्र से कोई बुराई हो जाती है या मतलब आपस में झगड़ा हो जाता है, ये तो पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि गलती किसकी थी। लेकिन हम बराबर ये मान के चलते हैं कि उसने क्यों नहीं पहले से बात कर ली हमसे। जी, जी। तो शुरुआत आप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, हम इंतजार करते हैं अच्छी चीजों की, लेकिन वो शुरुआत हम चाहते हैं कि सामने वाला करे या पड़ोसी करे तो ज्यादा बेहतर है, या कोई अच्छा काम करना है तो दूसरा शुरू करे, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं रहते हैं। पहल आप कीजिए, देखिए फिर कितना अच्छा होता है ये समाज, ये पूरा वातावरण। तो करते हैं, देखते हैं ये दोस्ती और ये प्यार किस तरह से मीठा रस अपना घोलता है समाज में। जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। मजबूर
दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार का है प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम। दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर ना जाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्ती और प्यार जो है ना, एक बात और है कि प्यार के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसको कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता, जी। क्योंकि ये असीम होता है। आप कितना भी बताएंगे कि बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तब भी लगेगा कि ये पूरा नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जैसे अगर हम बताएंगे कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं या हमारी दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ है, लेकिन आप उसका कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप बता सकते हैं कि इतना है। जी, ऐसा लगता है शायद आंखों से बस ये भाव समझ आ जाता है ना कि आपका मेरे प्रति या मेरे आपके प्रति कितना प्रेम है, आपस में कितना बिल्कुल प्रेम सही है। बात है। जी। और वैसे ही हमारा अपने श्रोताओं से बहुत प्यार है, बेपनाह प्यार करते हैं हमारे श्रोता हमसे और हम अपने श्रोताओं से। और वैसे एक बात और हम बताना भूल गए ना दीपा जी, कि आज विश्व श्रोता दिवस भी है, तो इसकी ढेर सारी बधाई और शुभकामना हमारे श्रोताओं को। बहुत सारी बधाइयाँ हमारी सभी श्रोताओं को श्रोता दिवस की। और इसके साथ साथ एक जी। बात और है, जब दोस्ती की बात आती है, जो हमारा इनसे संबंध है, जी। इसमें एक बार एक श्रोता ने हमसे पूछा कि कितना प्यार करते हैं आप। तो भाई हमने भी एक बूंद समंदर में डाल दी। हमने कहा जब तक आप इसे ढूंढ नहीं पाते तब तक समझिए कि हम क्या आपसे बात प्यार है। करते रहेंगे। तो इस कदर हमारा प्यार है, लेकिन जब हमने वायदा किया है कि हम अभी झलकी सुनवाएंगे। जी, तो जेवर वाली बात है ना, तो जेवर तो सबको पसंद आते हैं। जेवर जैसे- किस महिला को पसंद नहीं आते होंगे रेनू जी, हर एक महिला प्रेम करती है जेवर से, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही जेवरों की बात हो रही है। तो चलिए सुनते हैं इस झलकी में। अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर। पटवारी जी, ओ पटवारी जी। कौन है? ओ मैं हूँ मंगरू। आती हूँ, ठहरो ठहरो। पायला की पटवारी ताई। जीते रहो मंगरू। पटवारी जी घर में है क्या? वो तो सवेरे ही मुखिया के संग जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे रात भूले? बहू कैसी है? अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है। अरे हाँ,
तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना। लो वो आ गए। राम राम पटवारी जी, राम राम। आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए अब। जी हाँ, और यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी। अच्छा आओ बैठो बैठो, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है। जी पटवारी जी, अब भगवान ने कृपा की है, लड़की की शक्ल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है। भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना। इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ। अरे न्योता? हाँ, कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यहीं। नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ हाँ, समय निकाल कर मैं आ जरूर जाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी? अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं हैं। तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है? अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता है ना तो आस पड़ोस के 2-4 गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है। हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन क्या पटवारी जी? भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना। आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी, और वो तो मेरे पिताजी का 13वां था। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे पिताजी का 13वां था। और ये तुम्हारी बच्ची का नामकरण है। हाँ भाई मंगरू, तुम्हारे दिल जिगर को मान गए हम भाई। अपनी खुशी गमी में पूरे गाँव को शामिल करना कभी नहीं भूलते तुम। पानी की तरह पैसा बहा देते हो। अरे पटवारी जी, यही एक बात तो पुरखों से सीखी है, खुशी में या गमी में खर्चे को क्या डरना। हाँ ठीक कहते हो मंगरू, ठीक बात कहते हो भाई। इसी दावत के बहाने दूर पास के थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, वो रूप सिंह को भी दावत दी है ना? रूप सिंह? हाँ हाँ, रूप सिंह। छी 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 छी, अरे किस कमबख्त का नाम ले लिया आपने पटवारी जी। अरे उस चोटे को तो अब कोर्ट ही जेल की दावत देगी। तो अभी तक मुकदमा चल ही रहा। हाँ, बस अब फैसले की तारीख पड़ने वाली है, समझो। मेरा ख्याल है मंगरू कि इस मुकदमेबाजी में तुम अपनी 3-4 एकड़ जमीन तो गिरवी डाल ही चुके होगे। तो क्या हुआ पटवारी जी, बाकी 2 एकड़ भी गिरवी डाल दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्चों को नाकों चने चबवा दूंगा। हाँ। अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते? सुलह? अरे सुलह का टाइम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की। देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं है। अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते हैं सब कुछ जायज है। हाँ, बस आप तमाशा भर देखते जाओ। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ मंगरू, तमाशा ही देख रहा। अरे ओहो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, राम राम। राम राम। अच्छा राम राम भैया, राम राम। वो कल शाम को दावत में जरूर आना। हाँ अच्छा, जरूर आएंगे। चले नहीं जाना, चले नहीं जाना, किया मिला के दिया भरमा के। अरे भाई बाजे वाले, जरा गाने की आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू क्या खुशी हुई है, खुशी। तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा देर में चले आते हो। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं? अरे तुम बिगड़ता क्यों है भाई? चलने दे दूसरे को अपनी चाल से, चलने दे। अरे ओ पुलवा, अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। काहे?
क्या हुआ भगवान? पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना। हाँ भाई, के आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे। मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गई, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है। ओहो, तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फुआ। अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं। अच्छा, अब तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भागवान है। क्यों नहीं? देखो ना, क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गांव आशीर्वाद देने आ रहा है मेरी लली। मैं तो उसका नाम भाग दे रखूं। अरे बावली, मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है। अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए। ओहो, तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ, अभी आ जाएंगे पंडित जी भी। हाँ, जाओ अच्छा, जाओ, मैं जानती जाओ। हूँ। हाँ। अरे मंगरू, मंगरू, तो क्या बात है माधो? अरे चौधरी जी आ गए हैं। हाँ, चौधरी जी। हाँ, देख माधो, तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा उन्हें। अच्छा, मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ। बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की। बड़े सही वक्त पे आए आप। आइए आइए बिना जी। बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू। सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, अब पता चला आप मेरी रकम दे रहे हो ना? जी वो क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू? जवाब दो। मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे कि वो रुपए तो सब तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू। मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो। विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा। कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का 13वां आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए और अब तुम्हारी बच्ची। ओ चौधरी जी, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। धर्म से बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। चौधरी जी, मालिक तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है। आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। नहीं चौधरी जी, नहीं, मुझ पे दया कीजिए, दया कीजिए। उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो। तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। पटवारी जी भैया, अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पांव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी? 3000। ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा। जी आप? हाँ, मैं मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी? आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूं? राम राम, मैं चलता हूँ। जय राम जी की। अच्छा भैया, जय राम जी की। पटवारी जी, आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया पटवारी जी। भगवान आपका भला करे, भगवान आपको। मंगरू, तुम्हारा भला कैसे होगा? तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं। मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में। अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ, आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन संवरता है, बिगड़ता कभी नहीं। मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी। और एक भूल तुमने और भी की, जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो। नहीं, वो क्या पटवारी जी? देखो, रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा क्या गलती उसी की पटवारी जी। लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो। और अब मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी। तो मैं क्या करूं पटवारी जी? देखो, क्या करूं? रूप सिंह से समझौता करो भैया। लेकिन लेकिन कुछ नहीं,
कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है। देखो तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा। है ठीक ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी। और भगवान जानता है जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा। कौन से रुपए भाई? वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे। उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू। काहे? वो इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे। मैं कहाँ से दूंगा? मेरे पास तो अच्छा ये लो मंगरू। ये क्या कागज? हाँ ये कैसे कागज है? कैसे कागज है? मंगरू, अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर हैं मंगरू, कागज के जेवर जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं। अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। ये क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र है। ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे। लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी? क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व समझते थे और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है। अच्छा, वो किस तरह? वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है। अच्छा। हाँ, अब देखो तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है। अच्छा, कल ही तुम्हें डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं। 11,000? हाँ भाई। सच कह रहे हो पटवारी जी? हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ और रुपया मिल जाने के बाद। अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा और लेकिन अब फजूल खर्च मत करना। अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। हाँ, जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा। इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। है? तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे। बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। कागज के जेवर, कागज के जेवर, कागज के जेवर। अजी मैंने कहा, अजी देखिए तो पंडित जी आगे हैं, जल्दी तो चलिए। आगे पंडित जी? चलिए, आइए पटवारी जी, आइए आइए। चलो। कागज के जेवर। अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। कलाकार कमलाकर दाते, सीएम नागर, सुरेश चंद्र गौर, मोहिनी शर्मा और राज जोशी। ध्वनि संयोजक मनोहर सावे। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर। तो भाई जेवर जो होते हैं ना, अलग अलग तरह के होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो गहने मतलब सोने चांदी या हीरे जवाहरात वाले हों वही जेवर हों। जी, जीवन के कुछ मूल्य भी होते हैं जो हमारे जेवर बन जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि हमारे व्यक्तित्व के लिए वो जेवर होते हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, जो हमारे व्यवहार होते हैं, जो हमारा और भी बहुत सारे दायित्व हैं, वो हम जब लेकर चलते हैं तो एक सजे सवरे से दिखते हैं। जी। और इसी के साथ साथ जेवर होने की सिर्फ बात जो होती है कि हम सब चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखें, सफल भी रहें। मतलब हर क्षेत्र में, अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारी तारीफ ही होती रहे और हम बिल्कुल सब तरफ से कह सकते हैं ना कि बिल्कुल परफेक्ट हों। जी, है ना। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि परफेक्शन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। लेकिन क्या जो हम हैं उसके साथ हम तो परफेक्ट रह सकते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, बड़ी विषम स्थितियां आ जाए, तब हम क्या वो वैसे परफेक्ट रह सकते हैं जो हम सामान्य दिनों में रहते हैं? है ना? मैं समझ गई आप इशारा किस और कर रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती वही होती है ना। जी, और ये जो आप जिस तरह से बात कर रही हैं मैं समझ गई, आप सफल महिला के
आज हम जिनके बारे में बात करना चाहते हैं उनके बारे में बता रही हैं, और हम साथ में ये महिलाएं जिनके बारे में हम बताते हैं हर गुरुवार को यहाँ पे, वो किसी न किसी रूप में हमें प्रेरणा दे ही जाती हैं। बिल्कुल, और उनके जो व्यक्तित्व होते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख ले सकते हैं, सामान्य तौर पे भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ तो जो ऐसी हैं जिनके बारे में हम बताते हैं तो जाहिर है कि हम चाहते हैं कि इनके बारे में पूरा देश क्यों पूरा विश्व जाने, और हम अपने बच्चों को भी ये सबक दें कि कैसे क्या कर सकते हैं हम इन स्थितियों में। लेकिन दीपा, क्या हम पहले कोई गीत सुनवा सकते हैं क्या, या नहीं हमें पहले इन्हीं के बारे में पहले हम इनके बारे में बात करें? चलो ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में। जी रेणु जी, सखियों, हवा के अनुकूल चलने वाला जहाज कभी बंदरगाह नहीं पहुंचता, कहते हैं ना, ये एक अच्छी सी पंक्ति है, कहावत है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में जो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता, सफलता उसके कदम अवश्य चूमती है। तो कृत्रिम पैर के सहारे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली उत्तर प्रदेश की जो हमारी ये बेटी है अरुणिमा सिन्हा, वो कहती हैं कि मेरा ये जो कटा पाँव मेरी कमजोरी नहीं था, मैंने उसे अपनी ताकत बनाया। जो ये आप बात बता रही थी ना कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल, तो ये बात वहाँ किस तरह से देखिए साबित होती है। बास्केटबॉल खिलाड़ी अरुणिमा को 11 अप्रैल 2011 की वो भयानक रात शायद आज भी याद है, जब एक एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। यात्रा के दौरान उनके बैग और सोने की चेन खींचने के प्रयास में कुछ अपराधियों ने उनको एक किसी स्टेशन के निकट ट्रेन से उन्हें बाहर फेंकने की कोशिश करी और फेंक भी दिया उन्हें, जिसके कारण उन्हें अपना एक पैर खोना पड़ा। सुबह सैर करने जब कुछ लोग निकले दूसरे दिन, तो उन्होंने देखा वो पटरी पे अरुणिमा जी इस तरह से पड़ी हुई थी। उन्होंने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, वहां से उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान उन्हें अपना बायां पैर खोना पड़ा। यानी कि जो स्थितियां थी, उनको तकलीफ हुई वो तो थी ही, उसके साथ साथ वो बहुत देर तक तड़पती रही। उसके बाद जब सुबह हुई और किस तरह से लोग आए और लेकर गए, समझिए उस दौरान किन किन पीड़ाओं से वो गुजरी होंगी और क्या क्या नहीं देख लिया होगा उन्होंने वो मंजर। जी, हमें तो एक छोटी सी चोट घर में लग जाती है और हम पूरे घर में परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किस तरह से माउंट एवरेस्ट तक पहुंची। जी, और जब ये उन्हें अपना पैर खोना पड़ा, तब उन्हें लगा कि बास्केटबॉल की जो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, वो शायद उन्हें लगा कि अब मैं जीवन में शायद कुछ कर नहीं पाऊंगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जिंदगी से फिर भी हार तब नहीं मानी, और अरुणिमा की आंखों के आंसू निकले, बहुत निकले, लेकिन उन आंसुओं ने उन्हें कमजोर कभी भी कहीं भी नहीं होने दिया, बल्कि बजाय इसके साहस और प्रदान करते गए, और देखते ही देखते अरुणिमा ने दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ठान ली। बिल्कुल, और जब ये उन्होंने ठान ली तो फिर तो ठान ली, और ठानने के लिए जाहिर है कि उन्हें कुछ इस तरीके के लोगों से मिलना जरूरी था जो माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके थे। तो आप सब जानती हैं सखियां हमारी कि बछेंद्री पाल जो हमारी हैं जो माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी हैं, पहली महिला है, तो उनसे वो मिली और उसके लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ी और सीधे जमशेदपुर पहुंच गई, और फिर मानो उनके पर से लग गए हों। वहां पर उन्होंने पहले प्रशिक्षण पूरा किया, उसके बाद 31 मार्च 2013 को उनका मिशन एवरेस्ट शुरू हुआ, और 52 दिनों की चढ़ाई, अब सोचिए जरा सा, 1 महीने से भी ज्यादा, 52 दिनों की चढ़ाई में 21 मई 2013 वो ऐतिहासिक दिन जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर विश्व की पहली दिव्यांग पर्वतारोही बनने का श्रेय मिल गया उनको, और एक तमगा उनके सीने पर जड़ गया। और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, सुल्तानपुर जिले में, और भारत भारती संस्था ने इन्हें सुल्तानपुर रत्न से तो सम्मानित किया ही, लेकिन बाद में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और आज अरुणिमा जी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल के पद पर 2012 से कार्यरत हैं। तो इस तरह से सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया, बल्कि नौकरी भी मिली, और एक उनका जज्बा जो है वो बहुत बड़ा है। जो उनका कहना है कि दिव्यांगता व्यक्ति की सोच में होती है। हर किसी के जीवन में पहाड़ से ऊंची कठिनाइयां आती हैं, जिस दिन वो अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना शुरू करेगा, हर ऊंचाई बौनी हो जाएगी। ये वाकई बहुत बड़ी बात है, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ केवल यही उन्होंने नहीं किया, बल्कि एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। इस पुस्तक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये देखिए कितने गौरव की बात है। अगर वो चाहती तो इस तरह से बहुत हताश निराश होकर एक
गुमनामी की जिंदगी जी जी, रही होती। जी। लेकिन आज हम उनके बारे में कितने गर्व से बात कर रहे हैं, क्या हम उनके पीछे के संघर्ष को महसूस कर पा रहे हैं? हमें उम्मीद है कि हमारी सखियां जरूर महसूस कर जी, पा रही होंगी। हमें तो कभी-कभी नहीं लगता रोंगटे खड़े हो जाते हैं किसी किस्से को सुनकर बिल्कुल। और पढ़कर या देखकर। जी हाँ, लेकिन जब संघर्ष का समय आता है तो हम इनको कितना याद कर पाते हैं या कितना महसूस कर पाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारी सखियां वैसे तो न करे कि कहीं किसी के जीवन में संघर्ष आए, लेकिन जो भी स्थितियां हैं हम उसको खुद भी कभी-कभी संघर्ष बना लेते हैं, जी, परेशानी जी, सोच के। तो हम कैसे उससे उबर सकते हैं, कैसे भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसीलिए हम शामिल करते हैं कार्यक्रम में कि आपके लिए कुछ जीना बहुत आसान हो जाए। जी, है ना? और थोड़ी सी भी प्रेरणा अगर मिलती है तो ये सार्थक हो जाएगी ये बात। बिल्कुल। ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया उड़ने लगा क्यों मन बाबला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया ओरे पिया ताना बाना बुनती हवा है, बुनती हवा बूंदे भी तो आए नहीं बाद यहाँ साजिश में शामिल सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है, ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया मेरे ग ग म म म प प प म ग रे ग ग रे रे ग ग ग रे म म ग प प म ग र म नि रे ग र म प र म म द नि द नि द र म नजरें बोले दुनिया तोले दिल की ज़बान है, दिल की ज़बान इश्क मांगे इश्क चाहे कोई तूफान है, चलना आहिस्ते इश्क नया है, पहला ये वादा हमने किया है, ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया
आज विश्व श्रोता दिवस है और दीपा बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं वो हमारे फेसबुक के माध्यम से श्रोता दिवस की बधाई दे रहे हैं, तो हम सभी श्रोताओं को एक बार फिर से देते हैं श्रोता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। और वहीं एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन भी है। क्या मैं बताऊं? आप बता रही? जरूर। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है, विश्व मच्छर दिवस। और वो सन 1849 आदि में कहीं आसपास से मनाना शुरू किया था। सन 1818 बनाना शुरू करा था 1930 से। लेकिन ये जो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये जो है ये आज के दिन ब्रिटिश चिकित्सक हैं थे सर रोनाल्ड रॉस। उन्होंने 1897 में ये खोज की थी कि मनुष्य में मलेरिया के संचरण के लिए मादा मच्छर जो है वो जिम्मेदार है। और फिर बाद में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन ने विश्व मच्छर दिवस इसको मनाने की शुरुआत करी 1930 में, और तभी से हम फिर ये दिन मनाते चले आ रहे हैं। कहाँ मनाते हैं? मना ही नहीं पूरी पाते दुनिया में बिल्कुल नहीं मनाते हैं, जरा भी सचेत नहीं होते, सतर्क नहीं होते हैं। लेकिन चलो नहीं पहले है थोड़ी तो सी चलिए आज जानकारी ले लेते हैं। तो मच्छर दुनिया के जो प्राणघातक कीट जो कीट हैं उनमें से तो एक है ही, ये सभी जानते हैं। एक वक्त था सखियों जब मलेरिया जैसी बीमारी से मनुष्य अपनी जान से हाथ धो बैठता था और लेकिन आज उसके लिए दवाइयाँ हैं और सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, ठीक हो जाते हैं अब लोग। इसी तरह से ईश्वर करे कोरोना के लिए भी कुछ निकल जाए बहुत ही जल्द। बिल्कुल। और मच्छर अभी भी अगर हम सावधानी बरत रहे हैं, जो लोग थोड़ा सा सतर्क हैं उनके लिए तो प्राणघातक तो शायद उस अगर स्तर पर देखा जाए तो मलेरिया भी है आज तो हम ये कह सकते हैं कि पतले दस्त होते हैं, उससे भी जान जाती है। लेकिन हाँ, हम थोड़े से सतर्क हों, सजग रहें तो किसी भी चीज से बच सकते हैं। यहाँ की कैंसर तक पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी, है ना। मच्छर जनित रोगों में सर रोनाल्ड रॉस की ये खोज बहुत ही कारगर साबित हुई जी। और इसके साथ साथ सिर्फ ये दिवस मनाने का जो भी कोई कारण होता है, जैसे सद्भावना की बात आई, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे में एक सद्गुण, एक अच्छा सा गुण रहे, लोगों के प्रति भावना अच्छी रहे। मच्छर के लिए भी यही बात आती है कि कहने के लिए बड़ा छोटा सा है, कहते हैं कि मच्छर की तरह मसल कर रख दिया, यानी कि मतलब कोई उसकी कोई बिसात नहीं है, कोई भी उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक नन्हा सा प्राणी भी जो है ना, जीव जो है वो, जिसको हम किस श्रेणी में रखते हैं अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो बहुत अलग है। लेकिन हाँ, अगर हम उसको कहते हैं कि जीव है तो बहुत छोटा सा है, लेकिन किस तरह से प्राणघातक हो चुका है और हर आदमी डरता है उससे, तुरंत भी परेशान करता है। नींद आ रही है तो गूं गूं करके परेशान करता है, या अगर हम बैठे हैं जाग रहे हैं तो कहीं बदन पर बैठ जाता है तो काटने लगता है, तो परेशान हो जाते हैं हम। तो बेहतर ये है कि हम उससे किस तरह से बचाव करें। जहाँ कहीं भी पानी अगर हमारे घर में है, किसी भी वस्तु में, बर्तन में, या कहीं कहीं फ्रिज में पीछे की तरफ रह जाता है जहाँ डिफ्रॉस्ट होता है, वहाँ पर पानी जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर आपके थोड़ा सा भी पानी है और वैसे ही आपने पौधे लगा रखे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें जहाँ ज्यादा पानी आपने दे दिया है तो उसमें मच्छर पनप रहा है। क्योंकि थोड़ी सी भी उसको स्थिति सामान्य मिलती है, जहाँ पानी मिला और वो जमा होने लगते हैं या वहीं पर पनपते हैं, वो पैदा वहीं होते हैं। और वहीं आजकल एक प्रचलन है कि हम किसी बर्तन में भी पानी में सिर्फ बहुत सारे पौधे लगा लेते हैं। मनी प्लांट तो खास तौर से बड़ी आसानी से उग जाता है। तो एक बार उसमें देख लें आप कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें पौधे के साथ साथ मच्छर भी पनप रहे हैं। तो थोड़ा उनमें पानी बदल दें या कुछ दिन के लिए इन सारी चीज़ों को हटा दें। घर में ऐसा भी होता है कि हम छोटे मोटे फुहारे बना लेते हैं, सजावट की चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि फुहारा है, पानी हमने रख लिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें मच्छर पनप रहा है। या हमें गर्मी बहुत सारी जगहों पर, हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर अभी भी गर्मी का मौसम है और कूलर चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि 2-3 दिन हो गया और ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने कूलर नहीं चलाया या पानी नहीं बदला तो उसकी टंकी में तो नहीं मच्छर है। तो ऐसे कहीं भी अगर आपको जहाँ भी लगता है कि हमारी बालकनी में टायर ट्यूब पड़े रहते हैं, कोई ऐसा बर्तन है जिसमें कि हमने छोड़ दिया पानी या बारिश का पानी पड़ा रह गया, तो थोड़ा देख लीजिए, झांक लीजिए। जी, यही मैं कहना चाह रही थी। वो जो कबाड़ का सामान हम नहीं रख देते, छत पे रख देते हैं या किसी कोने में, या घर में अगर कहीं आपके खाली जगह है तो हम वहां रख देते हैं, तो वो सब देखने की जरूरत है। और खास तौर पे अगर ये मच्छर के बारे में बात करें तो मादा मच्छर है एनोफेलिस नाम का, ये जिससे की वजह से ये मलेरिया रोग के वाहक है। यानी कि बचपन से ये जो नाम है एनोफिलीज, मतलब कितनी मुश्किल से हम लोग रटते थे जब पढ़ाई करते थे। और एक सवाल जरूर एग्जाम में आता था। जी हाँ, तो ये बचपन की याद बहुत दिलाता है। मच्छर फिलहाल तो मतलब नींद उड़ाए या बैठे बैठे चैन गंवाए, लेकिन बचपन की याद बहुत दिलाता है, क्योंकि एनोफिलीज उस समय नाम याद करना बड़ा मुश्किल होता था। सबसे बड़ी कठिन समस्या यही होती थी। तो ये एनोफिलीज जो है बहुत तंग करता है, तो हमें कैसे बचना चाहिए ना? तो
सबसे ज्यादा ये मच्छर काटता है सुबह और शाम के वक्त, तो इसलिए उस वक्त तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और खास तौर पे अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें उनका। इन दिनों में जहां अगर बारिश हो रही है आपके क्षेत्र में, तो छोटे बच्चे जिद करते हैं कि बाहर जाना है, खेलना है पानी में, ठीक है वो ना माने तो खेलने दीजिए, लेकिन फिर उन्हें बहुत ज्यादा वो नमी में, वो बारिश में ना रहने दें, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा खतरा है कि ये मच्छर रहते हैं वहाँ पर। और मतलब यानी कि जहाँ पेड़ पौधे हैं वहां से न ले जाएं, और अगर ले जा रहे हैं, जैसा कि बच्चे चले ही जाते हैं, अगर आपको लगता है तो उन्हें पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाए, पूरा पैजामा पहना दें, मोजे पहना दें, और हो सके तो आजकल तो ऐसा समय है कि दस्ताने वैसे भी पहनना है कोरोना के स्थिति में, मास्क पहनना है, तो उन सारी चीजों को का पूरा ख्याल रखें जी। और मच्छरों के लिए भी उतना ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कोरोना से भयभीत रहें, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उनसे भी हमारा सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत जरूरी है। और जैसे कि आप बता रहे थे कि घर में जो पानी है वो सभी जितने भी बर्तनों में अगर आपको पानी भर के रखना पड़ता है तो सारे के सारे बर्तन ढक कर रखें, बहुत जरूरी। कई घरों में रोज बदलेंगे तो नहीं डर है, लेकिन हाँ फिर भी वैसे भी पानी की स्वच्छता की दृष्टि से भी उसको ढक कर रखना ही चाहिए जी। और अगर आपके घर में कहीं टंकी है या कहीं खास तौर पे पालतू जानवर या पक्षी हैं, तो उनकी जो प्लेटें होती हैं जिनमें कि वो खाना पीना सब अपना करते हैं, तो वो धो ले। धोने के बाद हो सके तो इन दिनों में खास तौर पे उसे सुखा दे एक बार, ताकि ये वापस से ये इस बीमारी से कहीं पे भी खतरा ना हो, ये बढ़े ना किसी भी तौर पर, मच्छरों के पनपने की कोई भी संभावना न रहे। और घर के अंदर मच्छर ना आ पाए तो आप खिड़की दरवाजों पे जाली तो जरूर लगवा लें। और अगर है तो अच्छा है कि आप जाली का दरवाजा बंद रखें या खिड़की में जाली के पल्ले बंद रखें। लेकिन अगर नहीं भी है तो बेहतर है कि जैसे सुबह और शाम खास तौर से अगर हम दरवाजे भी बंद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें लगता है। तो जैसे कि बीमार होने से बेहतर है कि हम बचाव रखें अपना, और खास तौर से आजकल की स्थिति में जब चिकित्सक नहीं उपलब्ध हैं आपको, तो हम बाकी और बीमारियां तो बचा सकते हैं। तो कोशिश करें कि ये जो मच्छर दिवस है हम सिर्फ ऐसे ही मनाएं, यानी कि मच्छरों को आमंत्रित करते हुए नहीं, इन्हें भगाते हुए मनाएं तो बेहतर है। और कुछ घरेलू अपने उपचार भी हैं, जैसे कि लोबान का इस्तेमाल कर लें आप, उसमें शाम के समय या सुबह के समय भी नीम के जो सूखे पत्ते होते हैं वो उसमें डाल के जला लें, तो उससे भी मच्छर सारे भाग जाते हैं। उसके अलावा कपूर भी रख सकते हैं उसमें, बिल्कुल कपूर से भी जला सकते हैं। उसके आजकल एक हमने पहले बताया भी था, एक छोटा सा उपकरण आता है जो कि हम अपने प्लग के सॉकेट में लगा देते हैं, जैसे कि बाकी और लिक्विड आता है ना जी, जिससे मच्छर भगाने की मशीनें लगती हैं, वैसे ही वो भी आता है, और उसमें एक छोटी सी टिक्की रख दी जाती है इसकी कपूर की टैबलेट। हाँ तो उससे क्या होता है कि टिक्किया जब रख देते हैं तो उसमें उसकी लौ नहीं निकलती और धुआं नहीं निकलता, बल्कि वो धीमे धीमे अपनी खुशबू भी बिखेरता है और आपका वातावरण भी शुद्ध होता है, मच्छर भी भाग जाते हैं। और इसी के साथ साथ डिओडर बहुत सारे जो आते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम, उससे बेहतर है कि इसका कपूर का भी आता है, अलग से कोन आता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और थोड़ा सा घर में वातावरण भी थोड़ा स्पिरिचुअल सा अच्छा लगता है। और बेहतर है कि आप अपनी साफ सफाई का घर में ख्याल रखें, नमी को भी न पनपने दे, क्योंकि जहाँ भी अंधेरा या बहुत काला काला सा कपड़ा होता है वहां पर आ जाते हैं मच्छर। जी। और इसके अलावा अगर आप चाहें, आपके लिए ये संभव है, तो पेस्ट कंट्रोल भी करा सकते हैं वहां पे भी। इसकी वजह से भी मच्छर और उसके साथ साथ दूसरे भी तरह के जो जानवर जो बरसाती कीड़े मकोड़े से जो होते हैं वो सब भी नहीं आएंगे। और चाहे तो करवा लें। और जब भी आप ये उपाय करवाते हैं तो खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है कि हमें थोड़ा उस वक्त घर के बाहर जाना पड़ता है जब कोई पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं और वो करके जाते हैं, तो उन देर में आप घर के बाहर रहिए। और फिर ये सारी चीजें तो हमारी सब सखियों को पता है कि जब हम ये सब सफाई ख्याल रखेंगे तो हमें क्या करना है, लेकिन फिलहाल हमें तो ये ख्याल रखना है कि अपना कार्यक्रम समय से समाप्त करना है और समय से शुरू करना है। तो हम फिर सखियों से मुलाकात करेंगे। समय समाप्त हो रहा है या अभी बाकी है? समय बस बिल्कुल समाप्ति हो गया है। तो हम सखियों आपसे फिर मुलाकात करेंगे सखी सहेली कार्यक्रम में। कल मुलाकात होगी आपसे। आज हमें सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दें और इसी के साथ स्वीकार करिए रेणु चतुर्वेदी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।